हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और आज के लेक्चर में भी हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइए कि कमेंट में कि आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ठीक सामने है। देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है कि कॉपर तत्व है। कॉपर तत्व है। पहला नंबर ये तो कि कॉपर आपका संक्रमण तत्व है और ये एक डी ब्लॉक का तत्व होता है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला है कि कॉपर आखिर वो किस सीरीज का तत्व है। तो आप लोग को पता है कि डी ब्लॉक के तत्व को 4 सीरीज में बांटा गया है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि कॉपर किस सीरीज का तत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपर 3D सीरीज का तत्व है, क्योंकि आपको याद होगा ट्रिक मैंने बताया था कि शक्ति वैश्य कर मन फे को नी कू मतलब CU जीन, यानी कॉपर 3D सीरीज का तत्व है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 3D, ठीक है। कॉपर 3D सीरीज का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर 3D सीरीज का तत्व है, हो गया, याद हो गया। कॉपर 3D सीरीज का तत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ये आपके नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। C2 अणु में कितने सिग्मा तथा कितने पाई बॉन्ड होते हैं। C2 अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप जनरल मेथड से मत बनाइए, इसको हम लोग को MOT से बनाना होगा। MOT का मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लास के अंदर ही क्वेश्चन करवाया है क्लास 11th में कि C2 अणु में C2 देखिए, C2 के बीच में पहले मैं बता दूँ आपको कि C2 के बीच में दो बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और इसमें खास बात ये है कि इसमें यानी C2 में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि C2 अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 1 सिग्मा और 1 पाई लगा देते हैं, ठीक है। एक बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि कार्बन कार्बन के बीच 3 को बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। लेकिन एक बात बाबू याद रखिएगा कि C2 अणु में 2 बॉन्ड होता है और दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अतः इस सवाल का सही जवाब होगा 2 पाई, जो कि इसमें ऑप्शन C सही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन C पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर मैं कलर बदल देता हूँ और ये आपका ऑप्शन C हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। क्वेश्चन है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो किसी खास गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी शॉर्टकट में कहे तो BCC पड़ोसी की संख्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका घर जहाँ भी है उसके आपके घर से नज़दीक में यानी टच में कितने घर होते हैं, कितने घर हैं, वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पर मैंने आपको चित्र बनाकर देखो, मैं समझा देता हूँ। BCC में सब क्या होता है, गोला पर होता है। गोला कहाँ होता है बाबू, सब के कहाँ होता है, कॉर्नर पर तो होता ही है और साथ में एक क्या होता है, बीच सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बाबू, कितना हो जाएगा, 4। इस गोले के ऊपर 4 गो और नीचे भी 4 गो टच में है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। अतः इस सवाल का सही जवाब होगा 8, जो कि ऑप्शन B में दिया हुआ है। इस तरह से हम ऑप्शन B को क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बाबू। अगर समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि प्रसरण दाब बढ़ता है जब ऑप्शन A ताप बढ़ता है, ऑप्शन B ताप घटता है, ऑप्शन C आयतन बढ़ता है और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं।
प्रसरण दाब कब बढ़ता है? ये क्वेश्चन यही है कि प्रसरण दाब कब बढ़ता है। ठीक है, तो प्रसरण दाब का पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं प्रसरण दाब को पाई से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है CRT। ठीक है, और CRT यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाई का भी वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों देखो आराम से समझो, पढ़ाई भारी नहीं होता है। मैंने आपसे बार बार बोला है कि पढ़ाई भारी नहीं होता है। हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते ही नहीं है। आप खुद से ईमानदारी से सोचिए कि आप कितना देर किसी भी सब्जेक्ट पर टाइम देते हैं। अरे भाई उसको टाइम दीजिए। बिना टाइम के आप किसी चीज़ पर चाह रहे हैं कि बिना टाइम दिए ही मेरा हो जाए, तो नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए वो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पढ़ाई भारी नहीं होता है बाबू, उसके लिए हमको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो तो फार्मूला लिख दिए, प्रसरण दाब इक्वल टू पाई इक्वल टू CRT होता है। टी बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ये प्रसरण दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में टेम्परेचर को बढ़ाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम सेंटर में टी ऐसे नहीं देगा कि टी बढ़ रहा है, वहाँ लिखेगा ताप बढ़ता है, यहाँ पर लिख देगा ताप घटता है। हम यहाँ पर शॉर्टकट साइन का यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कम टाइम में क्वेश्चन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? ठीक है, तो द्वितीयक सेल में हम लोग पढ़े थे लेड स्टोरेज बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, जिसको हम लोग निकैड भी कहते थे। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पर साफ साफ ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ऑप्शन सी दिया हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी एक क्या है, द्वितीयक सेल है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का मतलब बाबू मैं बताता हूँ, इसको इंग्लिश में सेकेंडरी सेल कहा जाता है। याद कीजिए हम लोग बैटरी पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूएल सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसे एक बार चार्ज कर दिए, एक बार यूज़ कर लिए तो यूज़ करके फेंक दो, उसको चार्ज नहीं कर सकते हो। जबकि सेकेंडरी सेल को हम लोग पुनः चार्ज करके यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू कि जब किसी भी धातु के अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो याद कीजिए, इसको हम लोग मेटलर्जी में पढ़े हैं कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन, और हवा की उपस्थिति में करते हैं तो उसे हम भर्जन कहेंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बाबू, भर्जन, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक है, जब धातु अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह क्रिया भर्जन कहलाती है। क्लियर, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, याद कीजिए पिछले क्लास में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस सवाल का सही आंसर होगा कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसलिए हम ऑप्शन सी को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर निकाल कर दिखा भी सकते हैं। निकिल का मान लिए x और 4 गो प्लस 4 गुना CO पर तो कोई चार्ज ही नहीं था, 0 इक्वल टू टोटल चार्ज जी, तो x बराबर कितना आ गया, 0, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ये क्वेश्चन है कि कोलराउस के नियम के अनुसार NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मान कितना होगा? तो कोलराउस ने क्या कहा था कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट का सीमांत मोलर से लगता है, यदि वो पूर्णतः आयनित होता है तो उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी Na+ और Cl- की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा, यानी कि जोर के बराबर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो इस सवाल का सही ऑप्शन नंबर बी है।
ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन बी को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है बढ़ेगा, ऑप्शन बी दिया है घटेगा, और ऑप्शन सी दिया है नो चेंजिंग यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि आयतन बढ़ जाने के साथ आयनों की मूवमेंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फलतः मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन ए कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन बी धोबिया सोडा, ऑप्शन सी पोटास, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा कॉस्टिक सोडा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है बाबू, समझ में आया? समझ में आया तो मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का संकुलन क्षमता होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 68%, ऑप्शन बी 52.4%, ऑप्शन सी 74%, और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि नॉट। ठीक है, तो SCC का संकुलन क्षमता बाबू 52.4% होता है, यानी 52.4%। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत का सुचालक आपका हीरा भी नहीं है, NaCl यानी आयनिक कंपाउंड है, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर NaCl है, आयनिक कंपाउंड है और गलित अवस्था में है, तो ये आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हुआ NaCl एक बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान भी रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता है, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का ही तत्व होता है। यानी कि सब डी ब्लॉक का सब तत्व संक्रमण तत्व नहीं होगा, लेकिन जितना संक्रमण तत्व होगा वो सब जाकर के डी ब्लॉक का तत्व होगा। देखिए, डी ब्लॉक का तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है, जैसे कि जिंक, कैडमियम और पारा जानवर कैद होंगी, ये डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व सामान्यतः का संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को ही कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, डी ब्लॉक का तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन है। अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन है। क्रियाशील मूलक मतलब का कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। क्या होता है बाबू, OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया है COOH। ठीक है, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्रियाशील मूलक है, OH अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, और यहाँ पर COO जो दिया है ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और ये सामान्यतः कीटोन का
क्रियाशील मूलक है, कीटोन का क्रियाशील मूलक ये वाला है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो इस तरह से कीटोन का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, अल्डिहाइड में भी होता है ये। ठीक है, एमाइड में भी होता है, बहुत सारे में होता है, लेकिन ये सामान्यतः हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कीटोन में होता है, ऑप्शन सी वाला क्रियाशील मूलक। ऑप्शन बी में जो दिया है OH, यह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी को क्या कर देंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है। अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है, तो ना मोल प्रति केजी तो मोलालता की होती है। क्या इसकी इकाई मोल प्रति लीटर की होती है, ना मोल प्रति लीटर तो मोलारता की होती है, रता। ठीक है, और यहाँ पर दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। हाँ, आपके सही दिया है, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्लास 11 से ही है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अनुचुंबकीय का मतलब होता है क्या चीज़, पैरामैग्नेटिक, और प्रतिचुंबकीय होता तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, तो क्लास 11 में हम लोग MOT में पढ़े हैं कि O2 ये पैरामैग्नेटिक होता है। वहाँ पर MOT में दिखाया गया था कि O2 क्या है, एक पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय है। इस तरह से आपके 16 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि O2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं ऑप्शन बी, यानी कि O2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया के लिए दर नियम व्यंजक दिया हुआ है। दर नियम व्यंजक दिया हुआ है और उसका मान है R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर 1/2। ठीक है, तो इस वेग दर नियम व्यंजक को देख करके आपको ये बताना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 + 1/2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चले बढ़े आगे। ठीक है, चलिए आपके सामने एक बहुत ही ऐसा सवाल है और पूछा है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन देख करके आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि इसमें मतलब कि इसमें 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग घबराइए मत, मैं आप ही के लिए किया हूँ। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, क्योंकि अभी तो एग्जाम है नहीं, हमको कुछ सीखने का चेष्टा है ना जी, हम लोग को कुछ सीखना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की, जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से तो ज़्यादा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा। तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ 3 से ज़्यादा दे दिया है 4, तो यह नहीं होगा। 1/2 अंश बटा हर के रूप में दे दिया है, तो यह नहीं होगा। निगेटिव में भी नहीं होगा, और यहाँ भी 3 से ज़्यादा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी नहीं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि सर आणविकता वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन ए है थ्योरेटिकली, ऑप्शन बी है प्रैक्टिकली, ऑप्शन सी कैसे भी निकाल सकते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि थ्योरेटिकली नहीं निकाला जाता है, बल्कि प्रैक्टिकली निकाला जाता है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी
प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर दिए प्रैक्टिकली पर। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यानी कि मेरा वो क्या होगा, अंतिम सवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बाबू कि निम्न में से कौन अर्हेनियस समीकरण है? निम्न में से कौन अर्हेनियस समीकरण है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया दर तथा ताप के बीच एक संबंध, अभिक्रिया दर स्थिरांक यानी कि के और ताप के बीच यानी कि टी के बीच एक संबंध दिया था, जो कि प्रायोगिक रूप से दिया था उन्होंने। तो याद कीजिए, अर्हेनियस समीकरण को बताया गया था के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया है एक्स माइनस ए एक्स बटा एम इसका टू के पी 1/n, ये फ्रेंडली का अधिशोषण समतापी समीकरण है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।